टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कांवर झील रामसर साइट में शामिल होने वाली बिहार की पहली झील बन गई है। यह झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा, किशनगंज, बेगूसराय या फिर पूर्णिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगूसराय। हाल ही में बिहार की कांवर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट में शामिल होने वाली यह बिहार की पहली झील है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित इस झील को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक माना जाता है। इस झील में पक्षियों की लगभग 106 स्थानीय प्रजातियां और लगभग 59 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1986 में कांवर ताल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल शामिल नहीं रहा? जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोक जनशक्ति पार्टी। नीतीश कुमार ने आज यानी 16 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में शामिल होने वाले राजनीतिक दल हैं जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी। पूर्वोत्तर बिहार के कटिहार से 4 बार भाजपा विधायक रह चुके तारकिशोर प्रसाद को बिहार में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि पश्चिमी चंपारण के बेतिया की विधायक रेणु देवी को डिप्टी लीडर चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का अब तक का यह 7वां और लगातार चौथा कार्यकाल होगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऐसा पहली बार है जब कोई महिला बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तान दा कूना नामक संरक्षित समुद्री भंडार का संबंध किस महासागर से है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। हाल ही में त्रिस्तान दा कूना को अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से संरक्षित सबसे बड़ा समुद्री भंडार घोषित किया गया है। यह यूनाइटेड किंगडम की एक पृथक ओवरसीज टेरिटरी है। यह 300 से भी कम मनुष्यों की बसावट के साथ दक्षिण अटलांटिक में लंदन से 6000 मील की दूरी पर स्थित द्वीपों की एक छोटी श्रृंखला है। अटलांटिक महासागर में इस द्वीप का विस्तार लगभग 6,87,000 वर्ग किलोमीटर तक है। इस द्वीप को एंडेंजर्ड रॉक हॉपर पेंगुइन, पीले नाक वाले एल्बेट्रॉस यानी येलो नोज्ड एल्बेट्रॉस और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा रहा है। इस द्वीप में 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और 5 से अधिक एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। यह अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नो टेक जोन होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्ष की वजह से चर्चा में है? प्यूर्टो रिको, वॉशिंगटन DC, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्यूर्टो रिको और वॉशिंगटन DC जैसे क्षेत्रों में स्टेटहुड मूवमेंट्स को लेकर काफी लंबा इतिहास रहा है। बीते 10 सालों में तीसरी बार ऐसा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के प्यूर्टो रिको क्षेत्र ने स्टेटहुड के पक्ष में मतदान किया है। अमेरिका का एक और हिस्सा और राजधानी वॉशिंगटन DC भी पूर्ण राज्य बनने के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है। इस साल जून में अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक पार्टी नियंत्रित निचले सदन ने इस मांग को स्वीकार करते हुए वॉशिंगटन DC को संभावित रूप से 51वां अमेरिकी राज्य बनने के लिए एक बिल भी पारित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में
एरियल स्पेस मिशन को आधिकारिक रूप से अपनाया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी या फिर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एरियल स्पेस मिशन को आधिकारिक रूप से अपनाया है। यहाँ एरियल से तात्पर्य है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। वैज्ञानिक 2029 में इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। यह मिशन एक्सोप्लैनेट्स की प्रकृति, उनके निर्माण और विकास का अध्ययन करेगा। साथ ही यह 4 साल की अवधि में 1000 से अधिक एक्सोप्लैनेट का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करेगा। एरियल एक्सोप्लैनेट्स की रासायनिक संरचना और थर्मल संरचनाओं को मापने के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला मिशन है। बता दें कि अभी तक लगभग 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स के अस्तित्व की पुष्टि की जा चुकी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी पृथ्वी का सबसे निकटतम एक्सोप्लैनेट है, जो पृथ्वी से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। वे ग्रह जो सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं और सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 17 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। 1995 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ और यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा के प्रचार के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की थी। इस पुरस्कार का नाम है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। यह पुरस्कार 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। 2020 के यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार के लिए ज्यूरी द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जुड़े सेंटर रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स को चुना गया है। ज्यूरी के सदस्यों में भारत की नंदिता दास भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के चेयरपर्सन C.K. प्रसाद के मुताबिक इस दिवस को मनाने के लिए आयोजित की गई वेबिनार की थीम है रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मीडिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोनार झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि महाराष्ट्र स्थित लोनार झील और उत्तर प्रदेश स्थित सूर सरोवर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। लोनार झील देश की एकमात्र क्रेटर झील है। सूर सरोवर झील को कीथम झील भी कहा जाता है। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने 2019 में पाया था कि लोनार झील में पाए जाने वाले खनिज चंद्रमा में पाए जाने वाले खनिज के समान है। लोनार झील आमतौर पर साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती है। रामसर साइटों का उद्देश्य आर्द्र भूमि के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बनाए रखना है। रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले चंदन संग्रहालय को खोलने की बात कही गई है? केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में देश के पहले चंदन संग्रहालय को खोलने की बात कही गई है। संग्रहालय को कर्नाटक के मैसूर में बनाने की योजना है। मैसूर शहर पहले से ही चंदन के साबुन, तेल, अगरबत्ती आदि के लिए प्रसिद्ध है। यह चंदन के इतिहास और उत्पादों की खेती के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। संग्रहालय को एक सभागार, एक प्रोजेक्टर स्क्रीन और बैठने की आरामदायक व्यवस्था से युक्त बनाया जाएगा। मैसूर में आने वाले पर्यटकों को चंदन से संबंधित ऑडियो जानकारी भी दी जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ऑल वेदर क्विक रिएक्शन मिसाइल का परीक्षण किया है। यह किस तरह की मारक मिसाइल है? सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से हवा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सतह से हवा। हाल ही में भारत ने ऑल वेदर क्विक रिएक्शन मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे QRSAM कहा गया है और यह कनस्तर आधारित प्रणाली है। QRSAM में एक सक्रिय एरो बैटरी निगरानी रडार, एक लॉन्चर और एक सक्रिय सरणी बैटरी मल्टीफंक्शन रडार शामिल है। रडार में 360 डिग्री कवरेज के साथ ट्रैक ऑन मूव और सर्च ऑन मूव क्षमताएं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप के देशों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार गुट का गठन किया है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशिया। एशिया महाद्वीप के देशों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया है। इसमें 15 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। इन 15 देशों में विश्व जनसंख्या का लगभग 30% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है। इस समझौते से टैरिफ में और कमी आएगी। इस सौदे पर आसियान शिखर सम्मेलन की ओर से ऑनलाइन हस्ताक्षर किया गया। साथ ही यह ट्रांस पैसिफिक व्यापार सौदे की तुलना में कम व्यापक है। यह पहली बार है जब चीन, दक्षिण कोरिया और जापान मुक्त व्यापार समझौते में एक साथ आए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 17 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 नवंबर। साल 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इस साल राज्य अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। 15 नवंबर को झारखंड के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। उनका जन्म 1875 में वर्तमान के झारखंड राज्य में हुआ था। उनका स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सद्भाव में योगदान हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS 2018 नामक रिपोर्ट के मुताबिक लिंग अनुपात के मामलों में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।